गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पेपर 2 टॉपिक 2 फॉर द यूनिट 4, जिस टॉपिक का नाम है वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेस फ्लो एंड डायग्राम, जल शोधन तकनीक प्रक्रिया प्रवाह और आरेख। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वाटर यूज ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है और इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे विद फ्लो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज थ्योरी सीरीज, there is a important announcement for the WhatsApp group related with the study material for this exam। तो बहुत सारे एस्पिरेंट की लगातार हमारे पास क्यूरीज आ रही थी कि मैम हमें बुक प्रोवाइड कीजिए या हम कौन सी बुक से पढ़ें। तो इस एग्जाम के लिए कोई एक बुक नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। तो हमारे चैनल पर हम बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से और हमारी एक्सपर्ट टीम मिलकर आपके लिए ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो जो भी एस्पिरेंट ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, वो पढ़ते रहिए क्योंकि हमने जैसा बोला है वैसे ही हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सारा सिलेबस ऑनलाइन ही फ्री ही यहाँ पर कवर होगा और टेलीग्राम चैनल पर जैसे हम पेपर 1 से रिलेटेड और अदर इंपॉर्टेंट आपको डिटेल्स देते हैं वो सब आपको लगातार वैसे ही मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने का बस एक ही पर्पस है, जिन एस्पिरेंट्स की डिमांड है फॉर द प्रिंटेड मटेरियल नोट्स और बुक्स के लिए, उनकी वहां पर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ वही एस्पिरेंट जुड़े जिनको बुक्स चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया, आप सभी उस वीडियो को देख लीजिए। वहां पर पूरा प्रोसीजर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और अदर प्रोसीजर और अदर डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी डिटेल्स हमने मेंशन की है। स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक फॉर द पेपर 2। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर रिक्लेमेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड प्रोसेसेस और फ्लो डायग्राम से हम पूरा इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आई विल आल्सो पुट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? अपशिष्ट जल उपचार क्या है? तो यह एक साधन होता है जिसके द्वारा जो एक दूषित जल होता है उसको हम कैसे अच्छी गुणवत्ता में उसको कन्वर्ट करके चेंज करके उसकी एक ऐसी डिजायरेबल क्वालिटी बनाते हैं उस वाटर की जिसको हम यूज कर सके अदर प्रोसेसेस के लिए। तो वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी एक वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर वाटर को हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? उसको रिस्टोर करके, और ये रिस्टोर कैसे करते हैं? विद द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो उस टेक्नोलॉजीज को पढ़ने के लिए आज हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो कंसिस्ट होता है सबसे पहले केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेसेस से। तो इन सभी प्रोसेसेस को एक साथ इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इन प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रासायनिक, जैविक और भौतिक प्रक्रियाएं। वाटर को जो ट्रीटमेंट हम देते हैं इन डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा, जो वाटर के लिए हम रासायनिक, जैविक या भौतिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है? वाटर की प्योरिटी इंक्रीज होती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरी सीरीज में कवर की है, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो उसके लिए हम ये सारी प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट एरियाज के अंदर सो दैट जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर है उसको सप्लाई किया जाए अवेलेबल एरियाज के अंदर। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का सबसे मेन पर्पस यही होता है कि वाटर को प्योर करना और एक डिजायरेबल क्वालिटी में इसको रिस्टोर करना। पहले देख लेते हैं कि वाटर रिक्लेमेशन क्या होता है, यानी जल का सुधार और पुनः उपयोग किसे कहा जाता है। तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड, एक एकीकृत अप्रोच यूज करते हैं जिसके अंदर हम म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को कंसीडर करते हैं। उसको हम मानते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाटर के लिए जो यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो वाइटल रिसोर्स होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में, कृषि में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए और अदर डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी। तो इन सब प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर रिक्लेमेशन एंड इट्स रीयूज। तो ये एक इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी मानी जाती है, इसलिए आपके सिलेबस में मेंशन है और ये बहुत जरूरी भी है। तो इसके अंदर हम प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कम होता है और साथ में हम अदर रिसोर्सेज को यूज करते हैं इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि पर्यावरण की रक्षा होती है इस टेक्नोलॉजी से और साथ में इससे प्रदूषण भी कम होता है और अदर जो संसाधन है उनके लिए भी ये अच्छा एक अधिक टिकाऊ तरीका और उपयोग है। तो रिक्लेमेशन है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसको जल सुधार बोला जाता है। ये वेस्ट को क्या करता है?
कचरे को, जो अदर प्रोडक्ट्स है उनको रिसाइकल करने का एक मेथड है, जिससे कि रेजिडुअल वेस्ट को हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इफेक्टिव मेथड है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी। तो इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। वाटर रिक्लेमेशन एक ट्रीटमेंट होता है और ये प्रोसेसिंग होती है वेस्ट वाटर की, जिससे कि हम वाटर को रीयूजेबल बना सकते हैं, बार बार इस्तेमाल करने के उपयोग में ला सकते हैं विद द डिफाइनेबल ट्रीटमेंट एंड रिलायबिलिटी एंड आल्सो विद द एप्रोप्रिएट वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। तो जल सुधार एक अपशिष्ट जल का उपचार है, जिसमें जो उपचार है वो क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। मीन्स हम उसको वाटर को रिक्लेमेशन वाटर प्रोसेस के बाद उस वाटर को हम दोबारा उपयोग में एक अच्छी गुणवत्ता के साथ उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वाटर की क्वालिटी क्राइटेरिया उसके अंदर फॉलो होना चाहिए इस प्रोसेस के द्वारा और टेक्नोलॉजीज के द्वारा। बाद में जो वाटर रीयूज होता है, इन दोनों के बीच में एक मिनिमल डिफरेंस है। वाटर रीयूज और वाटर रिक्लेमेशन की डेफिनेशन आपको दे देंगे एग्जाम में और आपको कंफ्यूज करेंगे, तो दोनों का आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है। वाटर रीयूज क्या होता है, इट इज द यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर और रिक्लेम्ड वाटर फॉर अ बेनिफिशियल पर्पस। तो वाटर यूज में क्या होता है कि जो पुनः उपयोग वाला एक लाभकारी उद्देश्य के लिए जो पानी होता है उसके अंदर अपशिष्ट जल को उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वाटर रीयूज। और जल सुधार क्या होता है, जल सुधार के अंदर हम डिफरेंट उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस करते हैं कि जिससे कि वेस्ट वाटर को हम अच्छी क्वालिटी का बना सके, जिससे कि हम उसको अदर पर्पसेस के लिए यूज कर सके। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड। सभी को आज के लेक्चर में जो हम वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे विद डायग्राम, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा ये टॉपिक। आप सभी ध्यान से सुनते रहिएगा। वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजीज क्या हैं? तो वाटर रिक्लेमेशन और रीयूज अप्रोचेस जो होती है, इसमें यूज करते हैं हम सेम ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को, जैसे कि जो कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जिसकी हमने बात की, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा है। तो वही सभी टेक्नोलॉजीज को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जल सुधार और पुनः उपयोग के लिए जो पारंपरिक अपशिष्ट जल उपचार के तरीके हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सेकेंडरी क्लेरिफायर्स आ जाते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड आ जाता है, और अदर जो बेसिन्स ऑफ वेरियस डिजाइंस है, मेम्ब्रेन्स है, डिसइंफेक्शन बेसिन्स है। तो ये डिफरेंट तरह के मेथड्स इसके अंदर हम यूज करते हैं, जिससे कि हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वाटर रिक्लेमेशन, यानी जल को सुधार करना। तो इसके अंदर हर एक वाटर रिक्लेमेशन ट्रीटमेंट स्कीम के अंदर कुछ डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो यह संभावना है कि प्रत्येक जल सुधार जो उपचार योजना है उसके लिए कुछ हद तक अनुकूलन रहना हो, ये इसकी आवश्यकता होती है। तो अनुकूलन रहने का मतलब क्या है कि इसके लिए जो ग्रेट वर्क किया जाता है, जैसे कि हम डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम बाद में एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस के लिए इस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जैसे कि प्राइमरी टेक्नोलॉजी हो गया सेडिमेंटेशन वगैरह जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी टेक्नोलॉजी जो हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो गया, डिसइंफेक्शन मेथड हो गया। टर्शरी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर केमिकल कोगुलेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है, और अदर कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो ये सभी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, इसको यहाँ पर नहीं कवर करेंगे। आज सिर्फ वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी को हम समझेंगे। तो इसके लिए आप सबको ये टेक्नोलॉजीज याद रखनी है। वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले जो प्राथमिक है, जैसे कि अवसाधन हो गया, माध्यमिक में जैविक आता है, और उसके बाद जो ऑक्सीकरण और कीटाणु शोधन होता है वो भी सेकेंडरी यानी माध्यमिक का पार्ट है। तृतीयक में क्या आ जाएगा, रासायनिक जमावट और कीटाणु शोधन। तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज आपको एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखनी है। वाटर रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस है, जो जल सुधार की टेक्नोलॉजीज हैं, ये सबसे जरूरी चीज इसमें क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, और साथ में ये सेफ अप्रोचेज होनी चाहिए। मतलब ये किसी भी तरह का एनवायरनमेंट के ऊपर या ह्यूमन लाइफ के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। तो इसके लिए जो रिक्लेमेंट वाटर होता है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके लिए, डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। और कौन सी एप्लीकेशन होती है, इसको कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर पोर्टेबल वाटर का इस्तेमाल ना हो। तो इसमें जो अनुप्रयोग के लिए जो पुनः प्राप्त पानी है उसको हम कहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जहाँ पर पीने योग्य पानी की आवश्यकता ना हो। जैसे कि हमने बताया अभी एग्रीकल्चर के लिए, और अदर मैंने एग्जांपल बताए थे, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑगमेंटिंग एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज हैं, जो एक एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं,
इसके अंदर ये फ्यूचर में भी और आने वाले टाइम के लिए भी और अभी के टाइम के लिए भी एक बहुत बड़ी नीड है कि हम वाटर रिक्यूलेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। तो इसके लिए जो मौजूदा जल स्रोत है उनको बढ़ाना और साथ में जो पानी की आपूर्ति है उसको हमें कैसे वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान रखते हुए उसकी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है इन सब टेक्नोलॉजी के। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल अप्रोच। तो सस्टेनेबल अप्रोच होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इस अप्रोच को हम कैसे वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेफ तरीके के साथ। तो इसमें जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी सुरक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये बहुत जरूरी अप्रोच है इसके अंदर। बाय डिक्रीजिंग द डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर, इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है वो कम हो जाती है और साथ में जो टॉक्सिक कंटामिनेंट्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं वाटर वेज के अंदर, तो वो भी इस कुछ हद तक मात्रा में कम हो जाती हैं। तो ये सब किस अप्रोच के अंदर आता है? सस्टेनेबल सेफ अप्रोच। किसकी? वाटर रिक्यूमुलेशन की। तो इसमें जो मीठे पानी होता है उसमें जलीय पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं उनकी रक्षा करना, साथ में जो जल मार्ग में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व हैं और अधिक जो जहरीले दूषित पदार्थ हैं उनको कितनी मात्रा तक हम कम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सस्टेनेबल और सेफ अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। सेफ अप्रोच क्या है कि कैसे हम इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के साथ जो बेटर मैनेजिंग वाटर कंजप्शन है, मतलब पानी की जो खपत है और जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है उसको किस हद तक हम बेहतर प्रबंधन द्वारा पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है? सस्टेनेबल और सेफ अप्रोचेस के अंदर। सो एस्पिरेंट, अब फ्लो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं अच्छे से कि कैसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को वाटर रिक्यूमुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें वाटर रिक्यूमुलेशन के लिए सबसे पहले हम ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। इसके अंदर पहले सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसको अवसादन कहा जाता है। तो इसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जिनको फ्लोक बोला जाता है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं और जो क्लियर वाटर होता है वो फिल्ट्रेशन के लिए मूव हो जाता है। तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे की ओर जमा हो जाते हैं, जो साफ पानी है वो छन्नी के लिए चला जाता है। तो इसके अंदर जो स्टोरेज वाटर होता है उसको एक क्लोज टैंक के अंदर, यानी जिसको रिजर्वियर भी बोला जाता है, उसके अंदर हम प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं फॉर द डिसइंफेक्शन के लिए। तो जो भंडारण किया हुआ पानी है उसके जो कीटाणु हैं उसका शोधन करने के लिए एक बंद टैंक यानी जलाशय में इसको रखा जाता है। फिर जो वाटर होता है वो फ्लो करता है थ्रू द पाइप्स टू द होम्स एंड द बिजनेस इन द कम्युनिटी। फिर उसके बाद जो पानी होता है वो पाइप के माध्यम से समुदायों में, घरों में और अदर जो व्यवसाय के लिए जल प्रवाहित होता है वहां पर चला जाता है। उसके बाद कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? फ्लोकुलेशन होता है, क्लैरिफिकेशन टैंक होता है और अदर जो लेक, रिजर्वियर, रिवर, कोगुलेशन, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। उसके बाद लास्ट में जो फिल्ट्रेशन होता है सबसे जरूरी है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो फिल्टर के थ्रू पास हो जाता है और कुछ लेयर जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती है, वहां पर बन जाती हैं, जैसे कि मिट्टी की अलग लेयर, ग्रेवल्स की जो पत्थर होते हैं, चारकोल, ये सब लेयर्स बन जाती हैं। और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं रिमूव करने के लिए जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, पानी के अंदर जो प्रदूषण बताते हैं उसको छान देते हैं। तो फिल्ट्रेशन का, छानने का प्रोसेस यही काम करता है। जो ये वाटर रिक्यूमुलेशन टेक्नोलॉजी है इसको ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, फ्लोकुलेशन होता है, इसके अंदर क्लैरिफिकेशन टैंक यूज होते हैं, कोगुलेशन प्रोसेस होता है और लास्ट में फिल्ट्रेशन होता है। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में एक अदर इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन यानी कीटाणु शोधन। तो इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन होता है उसको ऐड किया जाता है, ये उसके कुछ अमाउंट को ऐड किया जाता है अदर डिसइंफेक्शन मेथड्स को टू किल करने के लिए जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिसइंफेक्शन। यानी पानी में जो मौजूद बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने के लिए या फिर थोड़ी मात्रा में क्लोरीन जो होता है वो इसके अंदर मिलाया जाता है। क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है इसमें, किसको मारने के लिए? कीटाणु शोधन करने के लिए। तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि को क्या बोला जाता है? डिसइंफेक्शन। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है वो होता है कोगुलेशन यानी जमावट। कोगुलेशन क्या करता है? ये जो डर्ट होती है, जो मिट्टी होती है उसको रिमूव करता है और अदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो वाटर के ऊपर तैरते हैं पानी के ऊपर उसको ये हटाने का काम करता है। तो जमावट क्या होती है? जो निलंबित गंदगी होती है और जो अन्य कण होते हैं उसको हटा देता है।
उसके बाद जो एलम और अदर केमिकल्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं पानी के अंदर, और वो क्या करते हैं, टाइनी स्टिकी पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फ्लोक। तो फ्लोक एक छोटा चिपचिपे कण होते हैं जो पानी के अंदर मिलाए जाते हैं और ये गंदगी के कणों को आकर्षित करते हैं। तो फ्लोक टर्म भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। कंबाइंड वेट होता है डर्ट का और एलम का, यानी गंदगी और फिटकरी का जो संयुक्त भार होता है वो इतना भारी हो जाता है कि वो नीचे जाकर पानी में डूब जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन यानी अवसादन। डिटेल में देखेंगे कि वाटर रिक्लेमेशन क्या होता है। तो वाटर रिक्लेमेशन के अंदर सबसे पहले जो जल सुधार होता है, इसके लिए जो अन्य उद्देश्य होते हैं, यानी जो अदर इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, उनको हम पानी को ऐसे ट्रीट करते हैं कि उसको अदर सोर्सेज के लिए हम इस्तेमाल कर सके, जनरेट कर सके। तो इसके अंदर जो न्यू प्योर वाटर होता है उसको हम अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर रेप्लिशमेंट के लिए यानी भूजल पुनः पूर्ति के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि और भूमि सिंचाई के लिए, और साथ में पेयजल आपूर्ति के लिए, और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन के लिए उस प्योर वाटर को हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेनली प्रोसेस होती है जल सुधार की और वाटर रिक्लेमेशन की। वाटर रिक्लेमेशन और वाटर यूज के बीच में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझेंगे, सभी ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो वाटर रिक्लेमेशन और रीयूज होता है, ये हम डिस्कस करते हैं इसको कि कैसे हम रिड्यूस करें और रिप्लेस करें जो कंजप्शन है लिमिटेड क्लीन वाटर की एक्वाकल्चर या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि कृषि में और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रिक्लेमेशन और रीयूज पर्पसेस है, प्रोसेसेस है, इसके अंदर जो वेस्ट वाटर होता है या फिर जो एक्सक्रीटा होता है एक्वाकल्चर के अंदर, इसमें हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट, जिससे कि क्लीन वाटर मिलता है विद द लोअर लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट। तो जिसमें जो साफ पानी मिलता है विद द लोअर लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो वो किसके लिए होता है, टर्म यूज वाटर रिक्लेमेशन के लिए। और जो अदर वाटर रीयूज का प्रोसेस है, उसके अंदर जो वाटर हमें मिलता है वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा फॉर द अदर पोटेंशियल पर्पसेस के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वाटर रीयूज। चलिए, कृषि होती है, उसके साथ जो कृषि या अदर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसमें जो सीमित स्वच्छ पानी होता है उसकी खपत को कम करने के लिए और उसको बदलने के लिए जल में सुधार किया जाता है और पुनः उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों में अंतर आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वाटर रिक्लेमेशन की प्रोसेस होती है जो पानी में सुधार किया जाता है, उसको हम बाद में पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है, यानी जो कम या गैर प्रदूषित जो पानी होता है उसको हम जो शुरू वाली खेती होती है वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं, और साथ में वो क्षेत्र जहां पर पुनः परिचालित किया जाता है, यानी कि कल्टीवेशन एरिया जो होते हैं वहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल की सिंचाई के लिए, भूजल पुनः वर्णन के लिए उपयोग किया जा सकता है इसको। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं, क्रॉप इरिगेशन हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, कल्टीवेशन एरियाज हो गया। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं वाटर को आफ्टर द वाटर रीयूज और रिक्लेमेशन प्रोसेसेस। तो इसके लिए जो सराउंडिंग रेजिडेंट एक्टिविटीज होती हैं वहां पर भी वाटर को हम सप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो एक्वाकल्चर वेस्ट वाटर वाला एग्जाम्पल है उसको आपको समझना है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना किसी रिक्लेमेशन के इन द वेस्ट फीड एक्वाकल्चर मेथड के लिए। तो एक्वाकल्चर की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो जल कृषि होती है, वहां पर हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना कोई वाटर रिक्लेमेशन की प्रोसेस के लिए। तो इसके अंदर जो वेस्ट फेड एक्वाकल्चर होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और साथ में जो कार्बन कंटेंट्स रह जाता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पर, जल कृषि के लिए। तो इसका सबसे अच्छा उपयोग का एग्जाम्पल है एक्वाकल्चर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे एक सस्टेनेबल साइकिल यूज किया जाता है वाटर यूज का इन द एक्वाकल्चर के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्वाकल्चर होता है यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जिनका जो वेस्ट वाटर एक्सक्रीटा होता है हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिना किसी वाटर रिक्लेमेशन प्रोसेस के लिए भी। तो अगर हम उसमें वाटर रिक्लेमेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो उसके अंदर जो एक्वाकल्चर के अंदर जो यूज होता है रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स या कार्बन कंटेंट्स का, उसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, या फिर वाटर रिक्लेमेशन के थ्रू जो सॉलिड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट फीड एक्वाकल्चर के अंदर, या फिर इरिगेशन पर्पसेस के लिए जो पानी है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अर्बन यूजेस में उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो एक ये साइकिल होता है जिसमें सस्टेनेबल यूज किया जाता है वाटर का, यानी पानी का, किसके अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर।
डिटेल में देखेंगे कि कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं वेस्ट वाटर रिक्लेमेशन के लिए जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसके अंदर हम फ्लो डायग्राम से समझेंगे कि कैसे इंजीनियरिंग जो यूनिट प्रोसेसेस या ऑपरेशन है उसको कैसे इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती हैं इनको एम्प्लॉयड किया जाता है, या तो सिंगली हम सिंगल भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अचीविंग द वाटर क्वालिटी गोल्स। तो इसके अंदर जो यूनिट प्रोसेसेस होती हैं और जो ऑपरेशंस होते हैं उनको वाटर रिकमेंडेशन के लिए, वाटर के यानी जल के सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑलमोस्ट इसके अंदर जो एंडलेस नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, फ्लो डायग्राम्स होते हैं, उनको डेवलप किया जाता है जिससे कि वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके फ्रॉम द डिफरेंट प्रोसेसेस, और फिर इसको रीयूज एप्लीकेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अपशिष्ट जल होता है उसको पुनः ग्रहण के उपचार यानी प्रक्रियाओं को पुनः जो प्राप्त जल है उसकी गुणवत्ता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इंजीनियर्ड यूनिट प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन है, फ्लो डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी यानी स्क्रीनिंग होती है, ग्रिट रिमूवल का मेथड यूज किया जाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हमने पढ़ ली है कि क्या होता है, उसमें क्या होता है, स्लज प्रोसेसिंग होती है और फिर डिस्पोजल करते हैं मटेरियल का। सेडिमेंटेशन के लिए सबसे पहले जो लो रेट प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के अंदर या फिर जो एरिएटेड लेगून्स होते हैं उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल किया जाता है बाय द यूज ऑफ डिसइंफेक्शन मेथड जो हमने अभी पढ़ा है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्टिव वाटर होता है वो हमें मिलता है। आफ्टर दैट जो हाई रेट प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि एक्टिवेटेड स्लज मेथड हो गया, ट्रिकलिंग मेथड्स हो गया, रोटेटिंग बायो रिएक्टर्स हो गए। ये प्रोसेसेस हमने प्रीवियस थ्योरी सीरीज में पूरा डिटेल में कवर किए हैं। होप सो आप सबने अच्छे से पढ़ ली होंगे, समझ आएगा आपको। उसके बाद जो हाई रेट प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स है, इन सब का सेडिमेंटेशन में इस्तेमाल होता है और उसके बाद डिसइंफेक्शन होता है और ये प्रोडक्ट वाटर हमें मिलता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड। तो प्रीलिमिनरी मेथड के अंदर क्या आ जाता है, स्क्रीनिंग और ग्रिट जो रिमूवल मेथड होता है वो आता है। प्राइमरी मेथड के अंदर सेडिमेंटेशन और स्लज प्रोसेसिंग होती है। सेकेंडरी मेथड के अंदर लो रेट और हाई रेट प्रोसेसेस आ जाएंगी जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, एरिएटेड लेगून, एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग मेथड्स, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आ जाएंगे। एडवांस मेथड के अंदर क्या क्या आता है, प्रोडक्ट वाटर और प्रोडक्ट वाटर प्रोसेसेस आएंगी। इसके अंदर जो नाइट्रोजन रिमूवल होता है, नाइट्रिफिकेशन हो गया, डी नाइट्रिफिकेशन हो गया, गैस स्ट्रिपिंग, ब्रेक पॉइंट, क्लोरिनेशन, ये सारी प्रोसेसेस किसके अंदर आएंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर जो फॉस्फोरस रिमूवल हो गया, बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस होगी, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल हो गया, केमिकल कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन। तो इसके बाद ये सारी प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद जो रेजिड्यूल्स होता है उसके बाद क्या मिलता है, रेजिड्यूल्स में स्पेंट कार्बन, स्पेंट रेजिन्स और स्लजिस मिलते हैं। उसके बाद उनको डिस्पोजल किया जाता है। तो ये सारे इंजीनियर्ड यूनिट प्रोसेसेस और ऑपरेशन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, एडवांस में क्या आता है, और ये पूरा डिटेल में हमने कवर कर दिया। ये सारी प्रोसेसेस को भी आपको डिटेल में जानना जरूरी है। सबसे लास्ट में जो इंजीनियर्ड नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर क्या आता है, जो मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज होता है, सोयल एक्विफर ट्रीटमेंट मेथड हो गए, रिवर बैंक फिल्ट्रेशन हो गया, आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड रिकवरी हो गया। तो इसके अंदर वेटलैंड नेचुरल कंस्ट्रक्टेड रिजर्वेयर जो है ये भी हमने पूरा अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है। तो ये सारे प्रोसेसेस किसके अंदर आती हैं, इंजीनियर्ड नेचुरल प्रोसेसेस के अंदर। कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो बहुत जरूरी कारक है जो जल सुधार प्रौद्योगिकी की पसंद को प्रभावित करते हैं। तो ये की फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। इसके अंदर जो टाइप ऑफ वाटर हम रीयूज एप्लीकेशन के लिए किस तरह का पानी यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर है, कारक है इसके अंदर रिकम्युलेशन प्रोसेसेस के लिए। उसके बाद जो वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि सोर्स ऑफ वाटर कहाँ है, वाटर कहाँ से आ रहा है, कौन से वाटर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी क्या है, एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या है उस वाटर के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और इसकी ऑपरेटिंग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी को प्रभाव करते हैं, जल सुधार जो प्रौद्योगिकी है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए प्रक्रिया, लचीलापन, संचालन, रख रखाव की आवश्यकताएं, ऊर्जा और रासायनिक आवश्यकताएं आ गई, और साथ में जो अपशिष्ट निपटान विकल्प शामिल हैं वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, और साथ में जो स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स होती है और इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी पर प्रभाव डाल सकते हैं।
डिसइंफेक्शन की प्रोसेस को अच्छे से देख लेते हैं कि कीटाणु शोधन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो ये वो प्रोसेसेस होती हैं जिनको डिजाइन किया जाता है किसके लिए, फॉर द रिडक्शन ऑफ पैथोजेंस के लिए। तो जो जानबूझकर जो रोगजनक होते हैं उनकी कमी के लिए डिजाइन किया जाता है इन प्रोसेसेस को, जिसको क्या बोला जाता है, डिसइंफेक्शन प्रोसेसेस। तो इसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं उनको टारगेट किया जाता है उनको कम करने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है सैल्मोनेला, शिगेला। और उसके बाद वायरसेस होते हैं पैथोजेंस में जिनको रिड्यूस किया जाता है, टारगेट किया जाता है। वायरसेस का क्या एग्जाम्पल है, नोरो वायरस और एडेनो वायरस। आफ्टर दैट प्रोटोजोआ भी होते हैं। प्रोटोजोआ में कौन कौन आ जाते हैं, जियार्डिया आ जाएगा और क्रिप्टोस्पोडियम आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये डिसइंफेक्शन प्रोसेसेस के अंदर जो रिडक्शन ऑफ पैथोजन किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से पैथोजेंस को टारगेट किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो कॉमन एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं डिसइंफेक्शन के लिए उसको भी देख लेते हैं। जो वेस्ट वाटर रिक्लेमेशन प्रोसेसेस है तो सबसे जरूरी जो फैक्टर है, एजेंट है, वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ये अप्लाइड किया जाता है एज अ गैसियस क्लोरीन फॉर्म में भी और इसको लिक्विड फॉर्म में भी बोलते हैं, जिसको हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। अदर जो इसके अंदर एजेंट है वो है अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन। तो ये तीनों एजेंट्स को आपको याद रखना है। इन तीनों एजेंट्स का आप नाम मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। इन्फेक्शन के लिए कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस भी यूज होती हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन प्रोसेसेस हो गई, तो ये रिमूव करती है बहुत सारे पैथोजेंस को। एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज रिलायबल स्टैंड अलोन मेथड फॉर द डिसइंफेक्शन। तो ये रिलायबल मेथड नहीं इनको माना जाता है, ज्यादा विश्वसनीय मेथड नहीं होते हैं ये जो झिल्ली प्रक्रिया यानी मेम्ब्रेन जो प्रोसेसेस होती है। तो जो इसकी इफेक्टिवनेस होती है हर एक डिसइंफेक्टेंट की एनी पैथोजन, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ, वो क्या है, एक फंक्शन ऑफ अमाउंट है कितना डिसइंफेक्टेंट एडेड किया गया है। तो इसमें जो कॉन्टैक्ट टाइम प्रोवाइडेड है वो भी मैटर करता है कि उसके लिए कितना कॉन्टैक्ट तक, मतलब कितने टाइम तक उसको कॉन्टैक्ट में रखा गया है डिसइंफेक्टेंट जो एजेंट यूज कर रहे हैं पैथोजन के अगेंस्ट। साथ में जो उसकी वाटर क्वालिटी वेरिएबल्स हैं वो भी इस पे इफेक्ट करते हैं कि क्या वो compete कर रहे हैं फॉर द डिसइंफेक्टेंट, या फिर जो इफेक्टिवनेस है उनकी वो सही है कि नहीं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिसइंफेक्टेंट मेथड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, ये 3 फैक्टर्स मिलिए आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो कि कितने अमाउंट में डिसइंफेक्ट को ऐड किया है, कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम कितना है उसके लिए, और वाटर क्वालिटी वेरिएबल्स क्या हैं। तो ये तीनों चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, ये मेथड, ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है C/T का प्रोडक्ट। C क्या है, यहाँ पर रेजिडुअल कंसंट्रेशन है, यानी कि इन केस ऑफ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिलीवर करते हैं। और I और T क्या है इसके अंदर, T है कॉन्टैक्ट टाइम और I है पावर ऑफ इंटेंसिटी। तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द C एंड T वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी कि रेजिडुअल कंसंट्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है विद द कॉन्टैक्ट टाइम के। रिलेशनशिप है फॉर द C एंड T, ये भी जानना बहुत जरूरी है। C एंड T मतलब जैसे कि रेजिडुअल कंसंट्रेशन और साथ में जो कॉन्टैक्ट टाइम है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है और जो माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन है ये अफेक्ट होती है किसके द्वारा, वाटर क्वालिटी के द्वारा। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसकी गुणवत्ता से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसमें जो वाटर की क्वालिटी है, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर या टर्बिडिटी या पीएच है, इन सभी फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है वाटर की क्वालिटी के ऊपर। जैसे कि क्लोरीन है जो वाटर डिसइंफेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है पीएच फैक्टर का। तो इसमें क्या होता है, जब डिसइंफेक्शन करते हैं तो डिसइंफेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है अगर पीएच कितना हो, कम हो 7.6 से। तो बिलो पीएच 7.6 अगर होता है तो डिसइंफेक्शन जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभाव वाला होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रीडोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पीएच अगर 7.6 के बिलो है तो डिसइंफेक्शन अच्छा है, तो इसका मतलब जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो ज्यादा प्रभाव कर रहा है, यानी प्रीडोमिनेट कर रहा है देन द अबव पीएच ऑफ 7.6 से। तो अगर अबव पीएच होता है 7.6 से ज्यादा पीएच है तो उस केस में कौन ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है, कौन ज्यादा प्रभावित होता है, हाइपोक्लोराइड आयंस। तो इन सब आयंस का जो पीएच से रिलेशन है ये आपको समझना जरूरी है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। डिटेल में देखते हैं कि एडवांस इंजीनियर ट्रीटमेंट कैसे उपयोग में आता है।
तो इसके लिए जो हमने प्रोसेसेस फ्लो डायग्राम में डिस्कस किया, आप सभी मेंशन कीजिए कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो एडवांस इंजीनियर्ड यूनिट प्रोसेसेस और ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके अंदर इंजीनियरिंग सिस्टम आ जाते हैं जो टारगेट करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, और साथ में जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन सबको टारगेट किया जाता है। इसके अंदर जो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं उनको कम किया जाता है या सैलिनिटी को कम किया जाता है, और साथ में जो एडिशनल ट्रीटमेंट बैरियर्स होते हैं पैथोजेंस के, उससे रिलेटेड भी इसके अंदर प्रोविजंस रहती हैं। तो इन शॉर्ट जो इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं होती है, संचालन होते हैं, इसके अंदर जो कुल घुलित ठोस होते हैं या जो इसमें लवणता होती है उसकी कमी होती है, उसको कम किया जाता है, और साथ में जो रोगजनक होते हैं उनके लिए भी उपचार बाधाएं या फिर प्रावधान यहाँ पर लक्षित किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है बाय द बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन या फिर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेसेस के द्वारा। तो ये प्रोसेसेस हमने पूरे डिटेल में कवर किया क्या क्या होता है इसके अंदर। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स को कम किया जाता है, साथ में जो गैस स्ट्रिपिंग्स होती हैं, ब्रेक पॉइंट होता है, क्लोरीनेशन होता है, केमिकल प्रेसिपिटेशन होती है। तो ये सारी प्रोसेसेस को एडवांस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट मेथड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिएंट रिमूवल का जो मेथड होता है जिसे पुनः उपयोग बोला जाता है पोषक तत्वों का, उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रीयूज एप्लीकेशन के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रीम फ्लो एगमेंटेशन होता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो प्रैक्टिस होती है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि जो यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके अंदर जो नाइट्रेट कंटामिनेशन होता है, शैलो जो ग्राउंड वाटर होता है, ज्यादा डीप में नहीं, जो गहरा नहीं होता है, तो उस ग्राउंड वाटर के अंदर जो नाइट्रेट की कंटामिनेशन होती है उसको भी रोकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूट्रिएंट रिमूवल की दो प्रोसेसेस हैं जहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हो गया यूट्रिफिकेशन को रोकने के लिए, और दूसरा हो गया नाइट्रेट कंटामिनेशन जो होती है उसको रोकने के लिए। न्यूट्रिएंट रिमूवल का मेथड है, ये कौन सी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के अंदर मेंशन किया जाता है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरे डिटेल में, और साथ में इसको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड्स के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपके पूरे सिलेबस के साथ ओवरलैप करता है, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है। तो इसके अंदर हमने जो वाटर रिकल्मिनेशन और रीयूज की प्रोसेसेस पढ़ी हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज वो आपकी यूनिट का पार्ट रह चुका है। तो उसके लिए आप सभी को ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं और वाटर रेगुलेशन के जो मेथड हैं, इन सब के लिए जो डेफिनेशन है और साथ में जो हमने आज डिस्कस किया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो हमने आज डिस्कस किया उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं और ये कैसी टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी होती है। वेस्ट वाटर जो रिकल्मिनेशन होता है ये एक ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती है वेस्ट वाटर की, जिसके अंदर हम पानी को एप्रोप्रिएट बनाते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, एनहेंस करते हैं कि वो अच्छी गुणवत्ता में इस्तेमाल हो सके। उसके बाद हमने वाटर यूज का प्रोसेस पढ़ा, जिसके अंदर हम ट्रीटेड वेस्ट वाटर को यूज करते हैं, रिक्लेम्ड वाटर को यूज करते हैं फॉर द बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए। उसके बाद हमने वाटर रिक्लेमेशन की टेक्नोलॉजीज पढ़ी, उन टेक्नोलॉजीज के अंदर सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ये सारी प्रोसेसेस हमने फ्लो डायग्राम से समझी हैं। उससे पहले हमने ड्रिंकिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का एक डायग्राम के थ्रू एग्जांपल पढ़ा है कि क्या होता है उसमें। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट को हम कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन हो गया, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन। आफ्टर दैट हमने डिसइंफेक्शन को पूरा डिटेल में कंप्लीट किया, और उसके बाद हमने वाटर रिक्लेमेशन को कैसे कैसे हम ग्राउंड वाटर एग्रीकल्चर और लैंड इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर के लिए यूज कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन के लिए कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ा है वो है इन दोनों टर्म का डिफरेंस, और साथ में एक्वाकल्चर के लिए हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्वाकल्चर के लिए हमने इसमें एक साइकिल पढ़ा है, सस्टेनेबल साइकिल जिसको बोलते हैं, उस साइकिल को आपको याद रखना है। और साथ में जो हमने इंजीनियर्ड यूनिट प्रोसेस और ऑपरेशन पढ़ा है, उसका फ्लो डायग्राम आपको सभी पता होना चाहिए, कौन सी टेक्निक्स कौन सी प्रोसेसेस के अंदर मेंशन है। दैट आपको सी और टी का रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, रेजिडुअल कंसंट्रेशन के साथ और कॉन्टैक्ट टाइम के साथ। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लोरीन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, पीएच कितना बिलो होना चाहिए, अबव होना चाहिए 7.6 से।
आफ्टर दैट हमने एडवांस इंजीनियर ट्रीटमेंट को पूरा देखा है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन कौन सी प्रोसेसेस को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट रिमूवल की प्रोसेस को पढ़ा है। सो होप सो आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। सो एस्पिरेंट्स फॉर द व्हाट्सएप रिलेटेड क्यूरीज, कुछ एस्पिरेंट के लगातार क्यूरीज आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ये बता देते हैं कि वहां पर आपको अपना नेम, एप्लीकेशन नंबर और अपना पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है। एप्लीकेशन नंबर हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं सो दैट हमें एक प्रूफ मिल जाए कि आप एस्पिरेंट है और इस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, सो दैट मटेरियल जो है आप तक अच्छे से पहुंच सके। तो यही एक पर्पस है। दूसरा ये है कि प्रिंटेड कॉस्ट ही आपको देनी है, आपको कोई बुक कॉस्ट नहीं देनी है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। प्रिंटेड कॉस्ट आपको जल्दी बता दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर ही, जब नोट्स प्रिंट होंगे आफ्टर द प्रोसीजर वाज ओवर। तो उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, हमें कोई भी इससे बेनिफिट नहीं है। तो आप सभी को एक अफोर्डेबल कॉस्ट बताई जाएगी। अगर कोई भी एस्पिरेंट वो अफोर्डेबल कॉस्ट नहीं दे पा रहा है तो वो भी हमें ईमेल कर सकता है कि हम किसी कारण में हम ये कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम अदर अल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। फॉर द नेक्स्ट वीडियो आपको थ्योरी सीरीज को रिवाइज कर, फुल सुपरलैंड जो टेस्ट आपको दिया है 1 उसको रिवाइज करना है, और नेक्स्ट स्टडी प्लान 3 जो है वो जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट के लिए उस स्टडी प्लान को फॉलो करना है। तो इससे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्यूरी है, आप मेन कमेंट सेक्शन में, ईमेल आईडी में, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्द ही। जय हिंद।